नागालैंड में जहाँ जहाँ बॉर्डर एरियाज़ में बीजेपी की सरकार है वहाँ करप्शन का बोलबाला है। लेकिन अमित शाह जी को कोई परवाह नहीं है इस बारे में, प्रधानमंत्री जी को कोई परवाह नहीं है। SC/ST एक्ट जो है वो ठीक से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी निगरानी करेंगे। तो अशोक गहलोत जी ने जो ये धारा 16 जो उनकी जिम्मेदारी थी नहीं निभाई, तो उनके ऊपर धारा 4 का अपराध बनता है। उदयपुर के लिए भी देखिए उनके कनेक्शन किससे निकले। अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो सलमान रुश्दी पे भी जो हमला हुआ है वो ज़ायनिस्ट फोर्सेस से उसके कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर निकलेंगे। सावरकर जी की इच्छा तो पूरा देश क्या पूरी दुनिया जानता है कि किसी प्रकार से मुझे माफ़ कर दिया जाए ताकि मैं आपके चरणों में गिर जाऊँ अंग्रेज़ों के, और अपने देशवासी जो कि लड़ रहे हैं भगत सिंह जैसे, उनके साथ गद्दारी करके उनका मूवमेंट कमज़ोर कर सकें। टीपू सुल्तान के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। बीजेपी वाले और RSS के जो इनके जो विचारक थे वो हमेशा से अंग्रेज़ों के साथ रहे, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी है। अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन्होंने देश के भी बंटवारा भी करा। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा जी मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम जैसी जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जैसे आपने देखा राजस्थान के जालोर से एक बच्चे को मार दिया जाता है, इतना पीटा जाता है कि उसके अस्पताल में मौत हो जाती है। 48 घंटे बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो जिस तरीके से चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, हर किसी की हत्या हो रही है। आपने कश्मीर का भी एक मामला सामने आया है कि आज एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसका भाई घायल हो गया कश्मीर में। तो जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, जिस कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हिंदू सुरक्षित है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में वाकई में हिंदू सुरक्षित है? क्योंकि हिंदू खुद लगातार कश्मीर में घायल हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है आतंकवादियों द्वारा। और नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया था कि 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं कम हो जाएगी और हिंदुओं को सबसे ज़्यादा, कश्मीरी पंडितों को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। तो इसी मुद्दे पर आज बात कर लेते हैं। जिस तरीके से सर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे, कहा जाता है कि बीजेपी है तो हिंदू सुरक्षित है, लेकिन आप देख रहे हैं कश्मीर में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, पंडितों को मारा जा रहा है। एक तरफ दलित भी, अब राजस्थान का मामला जो आजकल विवादों में घिरा हुआ है कि एक दलित की बच्चे की मौत हो जाती है क्योंकि उसने एक मटके से पानी पी लिया। तो आप कैसे देखें जिस तरीके से अब बिल्किस बानो का जो केस है, कल नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे कि नारी शक्ति का कल ही फैसला आ जाता है गुजरात सरकार की तरफ से और उसके दोषियों को जमानत दी जाती है। कैसे देख रहे लगातार इस तरीके की घटनाएं देश में हो रही है? देखिए, जब मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र की बातें होंगी खुल के और उसको अमल में लाने की कोशिश की जाएगी, हिंदू राष्ट्र को बनाने की कोशिश की जाएगी, तो ये सब तो हो गई। क्योंकि ये सब हो रहा है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि RSS के लोग चाइना और पाकिस्तान और इजराइल से हाथ मिला चुके हैं। चाइना हमारी धरती खा रहा है, हमारी देश की सेना इतनी मजबूत है, फिर भी उसको इजाज़त नहीं जा रही कि अपनी धरती वापस ले। पाकिस्तान जो है रोज़ टेररिस्ट गतिविधियां कर रहा है। धारा 370, हमारा मानना यह है कि धारा 370 हटाने की वजह से अमित शाह जी की वो पॉलिसी जो है वो किसी और ही मकसद से थी, जो मकसद मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर बताऊंगा। असली मकसद उनका ये नहीं था कि वहाँ आतंकवाद ख़त्म हो, आतंकवाद कम हो, या वहाँ पे जो पाकिस्तान से जो टेररिस्ट गतिविधियां करने के लिए लोग आते हैं वो कम हो। क्योंकि उसमें अगर उनकी वो मंशा होती तो धारा 370 वो दोबारा लागू कर देते। क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान से घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है, आतंकवाद की घटनाएं बढ़ गई हैं और कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म और ज्यादती लगातार बढ़ रही है। असली वजह जो अमित शाह जी की जो हमें समझ में आती है, और ये हमारा उनके ऊपर आक्षेप है, इसका जवाब दें अगर उनके पास इसका कोई जवाब है तो। असली वजह ये थी कि सेंटर से कश्मीर में हज़ारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए जाता था हर साल वहाँ पे स्पेशल सिचुएशन के लिए। तो उसमें जो वहाँ की राज्य की चुनी हुई सरकार होती थी वो उसके कंट्रोल में ज़्यादातर पैसा होता था। तो अमित शाह जी को शायद ये लगा होगा कि ये पैसा भी वो खुद ही अपने कंट्रोल में कर लें, जो भी भ्रष्टाचार से कश्मीर में पैसा आता है वो भी अपने कंट्रोल में कर लें। तो उस मकसद से तो देखा जाए तो सारा पिछले कितने साल से, अब जब धारा 370 हट गई है तो वहाँ पे जो है एक तरह से होम मिनिस्ट्री का ही राज है। तो जो भ्रष्टाचार अब कश्मीर में हो रहा है उसका फ़ायदा होम मिनिस्टर में बैठे हुई राजनीतिक आकाओं को ही हो रहा है। ये उनका मकसद, इसके अलावा कोई भी मकसद धारा 370 हटाने का कोई भी मकसद कामयाब नहीं हुआ है।
अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से चाइना ने जो लद्दाख है उसमें भारत की कितनी सारी धरती खाली हुई, तो हर तरीके से धारा 370 का हटना भारत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ है। और इसी वजह से आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट में भी जितनी ज़्यादा करप्शन हो रही है, अरुणाचल में, सिक्किम में, नागालैंड में, जहाँ जहाँ बॉर्डर एरियाज़ में बीजेपी की सरकार है वहाँ करप्शन का बोलबाला है। और करप्शन जो है बॉर्डर लाइन स्टेट्स के लिए सबसे ज़्यादा घातक है, इंडिया के स्ट्रैटेजिक जो इंटरेस्ट हैं उनके लिए घातक है सबसे ज़्यादा। लेकिन अमित शाह जी को कोई परवाह नहीं है इस बारे में, प्रधानमंत्री जी को कोई परवाह नहीं है इस बारे में। सर, राजस्थान में दलित बच्चे जो इंद्र मेघवाल है, जिनकी हत्या कर दी गई है, मार मार के उनके अस्पताल में मौत हो गई, क्या गलती थी उस बच्ची की? उसको तो पता नहीं था या मैं उसको क्या पता कि मैं किस जाति से, उसको सिर्फ एक जाति की वजह से उसे इतना पीटा जाता है, सिर्फ एक पानी पी लिया था इसलिए। पानी नहीं पी लिया था, पानी वो पी लिया था जो कि मनुस्मृति के मानने वालों के लिए रिजर्व था। पानी जो रिजर्व करते हैं वो बाबा साहब ने 1927 में पानी महाड़ आंदोलन किया था पानी के लिए, कि पानी के ऊपर सबका अधिकार है। और धारा 15 जो है संविधान की, जो आर्टिकल 15 है, उसमें भी साफ तौर पे पानी के बारे में लिखा गया है कि कोई किसी को पानी पीने से नहीं रोकेगा। तो बाबा साहब के संविधान के बावजूद जो ये रोका जा रहा है, इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं जो संविधान की शपथ लेके बड़े बड़े ओहदों पे बैठते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब और बाकी मंत्री और पुलिस के अधिकारी। किसी की गलती नहीं है, उनकी गलती है, क्योंकि वो संविधान का पालन नहीं कर रहे। अगर कोई घटना हुई है तो उसमें एक लचर रवैया अपनाते हैं और मदद करते हैं जो एक्यूज लोग हैं उनकी, ये सबसे बड़ी वजह। और मैं ये समझता हूँ कि अशोक गहलोत जी, जो कि धारा 16 जो है रूल 16 ऑफ SC/ST एक्ट के जो रूल्स बने हैं उसमें 16 धारा है, जिसमें एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है जिसको चेयरमैन जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं। अशोक गहलोत जी होने चाहिए थे, शायद वो कमेटी ही नहीं बनी है वहाँ पे। और उसका ये जिम्मेदारी होती है उस कमेटी की कि वो पूरे प्रदेश में SC/ST एक्ट जो है वो ठीक से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी निगरानी करेंगे। तो अशोक गहलोत जी ने जो ये धारा 16 के तहत, जो रूल 16 के तहत जो उनकी जिम्मेदारी थी नहीं निभाई, तो उनके ऊपर धारा 4 का अपराध बनता है। तो अशोक गहलोत जी के ऊपर भी अपराध बनता है धारा 4 का। तो जब तक ये सब कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये इस प्रकार के अत्याचार होते रहेंगे। इंद्र मेघवाल और इस जैसे सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे मारे जाते रहेंगे। सिर्फ उनका गुनाह यही होगा कि वो मनुवादी किसी वस्तु को, जिसको उन्होंने अपने लिए रिजर्व कर रहा है, किसी को छू भर दिया, तब भी खाना ना देने के लिए, मतलब जो अगर किसी दलित महिला के हाथ से खाना नहीं खाने को तैयार होते, जो अपने आप को स्वर्ण बच्चे कहना चाहते हैं, तो यूपी में इस तरह के कितने एग्जाम्पल हैं, पूरे देश में इस तरह के कितने एग्जाम्पल है कि घोड़ी पे चढ़ने से, कोई किसी से घर से थोड़ी मांग के लाएं घोड़ी, अपने पैसे से घोड़ी खर्च कर रहे हैं। कोई मूछ रखना चाहता है, कोई मोटरसाइकिल पे चलना चाहता है तो वो अपने पैसे से करना चाहता है, लेकिन उसको रोका जाता है। जब तक ये मानसिकता को पूरी ताकत से, संविधान की पूरी ताकत लगा के क्रश नहीं किया जाएगा इस मानसिकता को, जब तक इंद्र मेघवाल जैसे गुनाह हमारे देश में होते रहेंगे। शूद्र गंवार, क्या है वो आपने है ना पता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, जब तक ये प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जाएगा, नेस्तो नाबूद नहीं किया जाएगा, जब तक ये अपराध होते रहेंगे। सर, आज भी उस जो गांव है राजस्थान का जहाँ पे ये हत्या हुई है, वहाँ पे जिस बच्चे की मौत हुई है, उस बच्चे के चाचा ने बताया कि हमें आज भी गांव में बाल कटवाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, किसी दूर नाई को ढूंढना पड़ता है। उस गांव की नाई से हम कटवा नहीं सकते बाल। वहाँ पे ऐसी स्थिति है आज भी, जब देश को 75 साल हो गए आज़ादी मिले हुए, जब BR अम्बेडकर ने उस टाइम पे कहा, एक कानून भी बनवाया था संविधान में, और उन्होंने कहा था कि अगर आगे चल के छुआछूत या जातिवाद खत्म हो जाए तो ये कानून हटा दिया जाए, लेकिन आज तक ये खत्म नहीं हुआ। आज तक ऐसी घटनाएं हो रही है हमारे देश में। बल्कि कानून को और सख्त बनाने की ज़रूरत है। जो सरकार की गलती, जो चीफ मिनिस्टर साहब की गलती है कि ज़बरदस्ती, जिस प्रकार से हाथरस में बच्ची का दाह संस्कार ज़बरदस्ती कराया गया था, जिस प्रकार से दिल्ली कैंट में दाह संस्कार बच्ची का, 9 साल की बच्ची का जिसका रेप और मर्डर हुआ, उसका दाह संस्कार ज़बरदस्ती कराया गया, मतलब जला दिया गया, दाह संस्कार तो नहीं हुआ वो। उसी प्रकार से यहाँ भी इंद्र मेघवाल के साथ भी वही काम हुआ। उसके परिवार को उसका जो है अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, ज़बरदस्ती करके
48 घंटों के अंदर ज़बरदस्ती करके, जब तक परिवार वाले नहीं चाहते, कोई कौन होता है दाह संस्कार करने वाला या अंतिम संस्कार करने वाला, तो ये भी अपराध चीफ मिनिस्टर साहब के नाम जाता है और सारे पुलिस अधिकारियों के नाम जाता है जिन्होंने उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे इंद्र मेघवाल को न्याय दिलवाने के लिए। तो जब तक धारा 4 का प्रयोग नहीं होगा, पुलिस के अधिकारी, राजनीतिक नेता, गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स, डीएम साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और डायरेक्टली एक्ट के तहत उनकी जिम्मेदारी बनती है उस इलाके के डीएम की, वो इसमें मुलजिम बनेंगे। तो जब तक इस सब कानून का पालन ठीक से नहीं होगा, जुल्म के बाद, अत्याचार के बाद, अपराध के बाद अगर कानून का पालन ठीक से नहीं होता, तो उसके लिए हाईएस्ट लेवल के लोगों को जब तक कानून के दायरे में नहीं लाया जाएगा, ये अन्याय होते रहेंगे। तो जिस तरीके से ये अन्याय हो रहा है, एक तरफ देश में एक नारा चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नरेंद्र मोदी ने खुद ही कल लाल किला से नारी सम्मान की बात की, लेकिन कल ही के दिन 15 अगस्त से गुजरात सरकार ने एक फैसला सुनाया बिल्किस बानो केस के मामले में कि जो भी उसके 11 दोषी थे जिनको उम्र कैद दे दी गई थी सजा, उनको माफ कर दिया गया, कल उन्हें रिहाई दे दी, जमानत दे दिया। कैसे देख रहे हैं, क्या ये नारी का अपमान नहीं हो रहा कि इतने बहरेमी केस को? एक महिला ने बहुत अच्छा गाना गाया है, तू झूठ बोलता है, तो और वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप सब लोग देख लो। उसके अलावा मुझे प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुजरात दंगों का पूरी दुनिया में जग विदित है कि 2 लोगों ने और उनके साथ आरएसएस और बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने मिलकर साजिश की, साजिश में शामिल थे वो, उनके ऊपर मुकदमे भी चले और शक की बुनियाद पे अगर वो बरी भी हो गए तो ये सही न्याय नहीं हुआ है इन केसेस में। ये एक और सबूत सामने आ गया है कि हाईएस्ट लेवल से इन्वॉल्वमेंट थी, जिन्हें इस प्रकार से आज भी सरकार की मदद से बरी होने में मदद मिल रही है, जो जेल से रिहा होने में मदद मिल रही है। इसका एक और सबूत ये सामने आ गया कि हाईएस्ट लेवल से पॉलिटिकल लीडरशिप इन्वॉल्व थी गुजरात के दंगे कराने में। सर, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के वकील है तो आप जानकार, आपको पता होगा कि जब जमानत दी जाती है किसी को, अगर किसी को उम्र कैद की सजा दी गई है, किस जेल में उसका व्यवहार कैसा है, कैसा उसका बिहेवियर है, किस तरीके से वो जेल में काम करे, उसके बेसिस पे जमानत दी जाती है। तो इस मामले में जो बलात्कार किया था उस टाइम पे, उस महिला के परिवार वालों को भी जान से मार दिया था, उसकी 3 साल की बेटी थी उसको भी मार दिया था उस टाइम पे। ऐसे केस में जमानत देना कहाँ तक आपको लगता है वैलिड है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब ऊपर से लोगों का सहयोग है तब ये सब कार्य तो होंगे ही। और ये सबसे बड़ा सबूत है ना, एक और सबूत, जो सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, ये उन्हीं सबूतों में से एक सबूत है कि हाईएस्ट लेवल से दंगे में कराए गए थे और दंगों के कराते टाइम ये भी उनको आश्वासन दिया गया था कि हम जो हाईएस्ट लेवल पे लोग बैठे हैं आपको कानूनी मदद भी देंगे, हर प्रकार की मदद देंगे और आपको छुड़ाएंगे किसी भी हालत में, सरकार की मदद से आपको कानून की जद से बचाएंगे। ये भी एक सबसे बड़ा अपराध है जिसका अभी न्याय होना बाकी है। बिल्किस बानो के केस में ही नहीं बल्कि इशरत जहां और दूसरे जो जाफरी साहब हैं उनका भी न्याय होना अभी बाकी है। भारत के संविधान में भरोसा रखिए, अभी ये आखिरी शब्द नहीं है। सर, एक सवाल ये है कि सलमान रुश्दी जो जाने माने लेखक है, उनका जिस तरीके से उन पर हमला किया जाता है, इस पर सवाल ये उठता है कि भारत इस पर चुप क्यों है? सबसे बड़ा सवाल। नहीं, चुप तो इसलिए भी हो सकते हैं कि मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि जो लोग भी इस प्रकार की हिंसा करते हैं, जब कानून में, संविधान में, हर एक देश के इस प्रकार की, जो सलमान रुश्दी साहब ने भी किताब लिखी, उसमें कानून के प्रावधान के तहत उनको सज़ा दिलवाने के लिए तो काम नहीं किया जा रहा। ये इस प्रकार के कार्रवाई जो भी करते हैं वो तो या तो ज़ायनिस्ट फोर्सेस के बहकाए हुए या सिखाए गए लोग होते हैं या फिर आरएसएस और इस प्रकार की जो मनुवादी मानसिकता है उसके सिखाए गए लोग होते हैं। यही काम उदयपुर के लिए भी देखिए, उनके कनेक्शन किससे निकले। अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो सलमान रुश्दी पे भी जो हमला हुआ है वो ज़ायनिस्ट फोर्सेस से उसके कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर निकलेंगे, क्यों असली सज़ा उसकी क्या होनी चाहिए थी सलमान रुश्दी की, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता और जब कानून में जिनकी सज़ा तय होती वो उनको सज़ा दिलवाई जानी चाहिए। जो इसके अलावा काम करते हैं वो बहुत बड़ा गलत काम करते हैं और वो जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो हमारे समाज में इंसाफ के दुश्मन लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए ये सब कार्रवाई की जाती है। वरना भारत देश में ही अगर ठीक से मुकदमे चलाए जाते तो आप लोगों ने देखा है कि इस प्रकार की बातें जिन लोगों ने की, कानून ने उन्हें पकड़ा, भले ही देर से पकड़ा और उनको सजाएं भी मिलेंगी,
कानून पे भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियां जो भी करते हैं वो खास तौर पे अम्बेडकरवादी हम लोगों की विचारधारा के दुश्मन हैं, हम लोगों के खिलाफ काम करते हैं। सर, कर्नाटक में जिस तरीके से फरवरी से ही वहाँ पे मामला गरमाया हुआ है, चाहे वो हिजाब विवाद हो, एक हिंदू कार्यकर्ता की जैसे हत्या कर दी गई, अभी हाल फिलहाल में एक मामला सामने आया कल ही के दिन, टीपू सुल्तान वैसे वीर सावरकर की बैनर को लेके विवाद छिड़ गया वहाँ पे 2 गुटों पे, मुसलमान और हिंदू में, और एक हिंदू को घायल भी कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से वहाँ पे टीपू सुल्तान और वीर सावरकर की बैनर को लेके विवाद बढ़ा वहाँ पे कल ही? देखिए, विवाद मुझे नहीं समझ में आता क्या विवाद है। दोनों अलग अलग समय पे पैदा हुए थे। टीपू सुल्तान एक भारत के, ये माना जाए कि अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों को घुसने से रोकने के लिए एक सबसे बड़ी मजबूत आवाज़ थे। अगर टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में नहीं हारते तो आज शायद अंग्रेज़ देश में ना आ पाते। तो हम सब लोग जो भारतवासी हैं वो तो टीपू सुल्तान साहब का एहसान मानते हैं कि उन्होंने जान देना तो कबूल किया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके। उसके अगर ऑपोजिट देखा जाए तो इतिहासकार हमें बताते हैं, इतिहास हमें बताता है कि सावरकर जी, जिनको वीर का एक टाइटल दिया गया है, तो वो तो वीरता दिखाने में यही थे कि उन्होंने ऐसी ऐसी चिट्ठियां लिखी हैं अंग्रेज़ के जो सरकार थी कि मैं आपका सबसे बढ़िया हम्बल सर्वेंट रहूँगा। तो जो भगत सिंह जी थे उसी टाइम की बात कर रहा हूँ। टीपू सुल्तान और सावरकर जी तो अलग अलग टाइम के। सर, क्या लगता है कि भगत सिंह जो सावरकर थे, ने जेल जाने से बचने के लिए ये सब किया, अंग्रेजों को अंग्रेज से माफी जेल से छूटने के लिए, हाँ। कि किसी भी प्रकार से मैं छोड़ दो, मैं आपका हम्बल सर्वेंट बन जाऊंगा। मैं जो ये आपके विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा है, जिसके जो टीपू सुल्तान से भी पहले से टाइम से जारी था, लेकिन टीपू सुल्तान ने एक बहुत मजबूत ऑपोजिशन की, उसी प्रकार की ऑपोजिशन भगत सिंह और उनके साथी कर रहे थे कि मैं इन सभी जो आपके खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं उनमें उनको ख़त्म करने में आपकी मदद करूंगा, मुझे कृपया छोड़ दो, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपका सेवक हूं। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, किस प्रकार से उनको वीरता बताई जाएगी? तो हमारे आइडल तो टीपू सुल्तान है, भगत सिंह है, अशफाक उल्लाह खान है, दूसरे लोग हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान तो दे दी, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके। जो भगत सिंह जी और वीर सावरकर, जिनको भगत सिंह के आगे तो वीर लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, टीपू सुल्तान के आगे, नाम के आगे वीर लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि नाम ही काफ़ी है। वीर लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो भगत सिंह जी की आखिरी, जो भगत सिंह जी ने भी एक चिट्ठी लिखी थी, पता है ना आप सबको, कि मैं वॉर क्रिमिनल, मैंने बगावत की है, मैं योद्धा हूँ, मैंने अंग्रेज सरकार से युद्ध किया है। तो योद्धा की जो सज़ा होनी चाहिए, जो उनकी इच्छा क्या थी कि हमें गोली मारी जाए, हमें फांसी की सज़ा नहीं दी जाए। मतलब ये भगत सिंह की, जिनके नाम के आगे वीर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये उनकी इच्छा थी। सावरकर जी की इच्छा तो पूरा देश, क्या पूरी दुनिया जानता है कि किसी प्रकार से मुझे माफ़ कर दिया जाए, ताकि मैं आपके चरणों में गिर जाऊं अंग्रेज़ों के, और अपने देशवासी जो कि लड़ रहे हैं भगत सिंह जैसे, उनके साथ गद्दारी करके उनका मूवमेंट कमज़ोर कर सकूं। सर, जिस तरीके से वर्तमान समय में नाम बदले जा रहे हैं, जो भी नाम मुगल साम्राज्य के नाम से, उस नाम को लगातार भारतीय जनता पार्टी बदल रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो सकती है? अभी खबर सामने है कि 2025 में हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट भी लेके आए हैं कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो सकती है, और काशी जो बनारस है वो भारत की राजधानी हो सकती है। क्या लगता है ये सब सच हो सकता है? और क्या संविधान, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान है, क्या वो खत्म करके मनुस्मृति लागू कर सकते हैं? क्या लगता है? देखिए, 1927 में बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया और उसकी जगह पे भारत का संविधान लाया। तो मनुस्मृति के मानने वालों के दिल में एक घृणा और बाबा साहब के प्रति द्वेष तो है ही, तो वो वापस संविधान खत्म करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं। लेकिन होना क्या है वो वक्त ही बताएगा कि जितने भी मनुवादी मानसिकता के आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जो घोषणाएं कर रहे हैं बड़ी बड़ी और साजिश कर रहे हैं, ये भारत के संविधान के साथ, भारत देश के साथ बगावत है। और इन सब की जो सही जगह है जेल है, और लंबे टाइम तक जेल है, उसकी हम लिस्ट बना रहे हैं, उसके लिए हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। ये सब लोग लंबे समय तक, बहुत बहुत लंबे समय तक जेलों में रहने वाले हैं। सर, जो ब्रिटिश के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई है भारत में, या जो नाम रखे गए, उसको उस पर ज़्यादा बीजेपी आक्रामक नज़र नहीं आती, मुगलों की तरफ ज़्यादा आक्रामक नज़र आती है, ऐसा क्यों? टीपू सुल्तान के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। बीजेपी वाले और आरएसएस के जो इनके जो विचारक थे, वो हमेशा से अंग्रेज़ों के साथ रहे, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी है। अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन्होंने देश के भी बंटवारा भी कराया। असली कहानी तो ये है देश की
कि आरएसएस, जिन्ना और अंग्रेज़ों ने और वेस्टर्न ताकतों ने मिलके देश का विभाजन कराया ताकि भारत सबसे ताकतवर देश ना रहे। तो अपने जो उस टाइम के आका थे उनके साथ वफादारी करने की चेष्टा वो आज भी कर रहे हैं, क्योंकि आज भी उनका अलायंस चल रहा है कि भारत जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत एक ना हो सके, इसीलिए वो अंग्रेज़ों के साथ आज भी आरएसएस साथ। वाले कह रहे गांधी जी की वजह से भारत का विभाजन हुआ था। नहीं, गांधी जी की वजह से भारत का विभाजन नहीं हुआ था। जो हम लोगों के पास तथ्य हैं और जिसके लिए अभी एक नई किताब भी आई है, उसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो आए थे वो अपना एक प्रपोजल लेके आए थे कि उसमें भारत का बाल्कनाइजेशन करना है, 7-8 टुकड़े करने हैं। तो एक उनके एक मनुवादी मानसिकता के एक उनके पीए थे, उन्होंने ये आइडिया दिया कि बाल्कनाइजेशन नहीं होना चाहिए, देश का विभाजन करके 2 टुकड़ों में कर देना चाहिए। तो ये काम तो मनुवादियों की तरफ से ही आया, आज वो खुल के बातें सामने आ रही हैं। अंग्रेज़ों, मनुवादियों और जो है जिन्ना, ये तीनों आपस में एक गुट था एक, जिनकी वजह से देश का विभाजन हुआ। अगर आज भी जो बांग्लादेश की जनता है, अगर जनता की बात पूछी जाएगी, पाकिस्तान की जनता है और भारत की जनता है, तो सभी ये चाहते हैं कि देश आपस में पूरा जो है अखंड भारत बन जाए। लेकिन आरएसएस वाले इस काम को कभी नहीं होने देंगे। उस तरफ से भी जो आईएसआई है पाकिस्तान की, वो इस काम को कभी नहीं होने देगी, क्योंकि दोनों के आपस में बड़े ही घनिष्ठ संबंध हैं और इनके आका जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के और जायनिस्ट फोर्सेस बैठे ही हैं। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ महमूद प्राचा जी, जो बेबाकी से राय दे रहे हैं, बीच को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे हमारे चैनल की रिपोर्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।